हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। पेडागोजी का सेक्शन ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से ही सीटेट एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं हिंदी के 15 पेडागोजी के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न हमारा है आज का, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए एक से अधिक भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं कक्षा में। तो ऑप्शन ए है, कक्षीय जटिलताओं को बढ़ाता है। क्या एक से अधिक अगर भाषा का आप प्रयोग करेंगे तो क्या कक्षा में जो है जटिलताओं को बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, शिक्षकों के लिए समस्या नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और डी है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। क्या अगर आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो किसी एक भाषा में बाधक होती हैं? तो बिल्कुल नहीं। यानी कि ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें सहायक होता है, संज्ञानात्मक विकास में जो है सहायक होता है। मल्टीलिंग्विस्टिक, एक से अधिक भाषा मतलब मल्टीलिंग्विस्टिक होना। तो एक से अधिक अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान है तो वह कक्षा कैसा हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। दूसरा प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखने समय, यानी कि जो है दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको अगर हम भाषा सिखाएं तो उनको भाषा सीखते समय, ठीक है, क्या दिक्कतें होंगी, क्या परेशानियां होंगी या फिर क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो क्या उसको अलग बैठा दें और उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए भाषा सिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो एकदम गलत है, शामिल करना चाहिए। ठीक है, बच्चा दृष्टिबाधित है, कर्ण बाधित नहीं है, कान तो उसका सुन सकता है ना, बच्चा बहरा नहीं है, और भाषा आपको सिखाना है। ठीक है, अब क्या है, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या कम पाठ वाली पुस्तक का निर्माण कर देंगे तो क्या उससे बच्चे का विकास होगा अच्छे से? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है, एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना, बस यही सही है। बच्चा अगर दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो उसके लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करिए। क्योंकि ध्यान रखिए, बच्चा गूंगा भी नहीं है और बहरा भी नहीं है, बस देख नहीं सकता है, तो इसीलिए उसके सामने एक से अधिक भाषा का मौखिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न है, कहाँ, प्राथमिक स्तर, क्या होगा यहाँ पे, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, देखते हैं। विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन बी है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिस भाषा की अलग अलग क्या हो, बच्चों की जुड़ी हो और अलग अलग छटाएं हो। क्या हो, अलग अलग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अलग अलग छटाएं। ठीक है, अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, या केवल कहानी या कविता, केवल वाले चीज़ तो बिल्कुल गलत होते हैं क्योंकि ये निगेटिव सेंस देते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा कि ऐसे रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिससे भाषा की अलग अलग क्या हो, छटाएं हों, जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं बिखरी हों, वे क्या होता है, उसी वही भाषा क्या होती है, उसी को हम प्राथमिक स्तर पर अपनी पाठ्य पुस्तकों में स्थान दे सकते हैं, ऐसी रचनाओं को। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो देखते हैं कैसे हम बच्चों के भाषिक जो है क्षमता का आकलन करेंगे। ऑप्शन ए है, बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन बी है, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। तो कैसे आप बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करेंगे भैया? ऑप्शन ई बिल्कुल राइट है, बादल हो गया, आसमान, चिड़िया,
बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना अगर आप सिखा दिए, यहीं से आप बच्चे की भाषिक क्षमता का आकलन आप कर लेंगे। 5वां है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम प्रभावी तरीके की बात कर रहा है तो देखते हैं, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपनी अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना और संवाद अदायगी। भाई क्या है? मौखिक है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे कम प्रभावी तरीका, कम यानी कि संवाद अदायगी है तो क्या है? प्रभावी तरीका है। बातचीत करेंगे तब भी मौखिक अगर बातचीत कर रहे हैं तो अभी मौखिक अभिव्यक्ति का जो प्रभावशीलता का पता चलेगा। अपनी अनुभवों का वर्णन भी करेगा, यहाँ पे भी पता चलेगा। लेकिन क्या व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करेंगे, व्याकरण का अभ्यास करेंगे तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति कहाँ से होगी? छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो है कौन सा जो है वह द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी है, हिंदी के व्याकरण एक नियमों को यानी कि हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। सी है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। और डी है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। हमारा कौन सा सही होगा? ठीक है, कौन सा ज़्यादा सही होगा? ये कौन सा नहीं है पूछा है, हमें प्रश्न में नहीं पूछा है, ये भी ध्यान देना है। तो देखिए ऑप्शन बी देख लीजिए, हिंदी की व्याकरण के नियमों को, अगर आप व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर लेंगे तो क्या इससे आप हिंदी की भाषा का यही शिक्षण का उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है भाई कि हिंदी के व्याकरण के नियमों को आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। 7वां प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए है, व्याकरण, भाषा के व्याकरण के नियम, पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर, पाठ, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। आई होप आप लोग को आंसर मिल चुका होगा। ऑप्शन डी भाई समृद्ध भाषिक वातावरण होगा, वहीं पर बच्चा जो है भाषा क्या करेगा, बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकता है। 8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ठीक है, यानी कि अगर आप जो है हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसे महत्व देंगे आप? देखते हैं, ऑप्शन ए है, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता या व्याकरणिक नियम। किसको हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसको आप महत्व देंगे? ठीक है, तो क्या है, भाषा सीखने की क्षमता का आकलन, सीखने की क्षमता का आकलन जो है उसे सबसे ज़्यादा आप महत्व देंगे। ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। डी है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसी सबसे कम महत्व देंगे, यानी कि किसे सबसे कम आप जो है किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक कक्षा है, कैसा कक्षा है? बहुभाषिक है, मल्टीलिंग्विस्टिक है, यानी कि बच्चे एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं, तो किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन ए है कि विभिन्न प्रकार के बाल साहित्यों को। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य ये नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण को। ठीक है, और ये भी हमारा आंसर नहीं है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान सामान्य व अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। भाई बिल्कुल हमारा आंसर डी क्या है, सबसे ज़्यादा सही है, कि बच्चों को सिखाएंगे कि दो भाषाओं के मध्य, मल्टीलिंग्विस्टिक भाषा है तो दो भाषाओं के मध्य जो है कैसे अंतर किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। 10वां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है? अगर आप भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो अगर उसका कंटेंट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यासों में विविध, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता या फिर भाषा के विभिन्न छटाएं। तो इसमें सबसे कम इम्पॉर्टेंट है पाठों की संख्या। क्या है? पाठों की संख्या सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 11वां देखते हैं, बहुभाषिता मल्टीलिंग्विस्टिक है क्या?
भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है क्या? बहुभाषिता जो है भाषाई समृद्धि को खतरे में डाल देती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा सीखने में बाधा बिल्कुल नहीं, सहायक होती है। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बाधा तो है ही नहीं, बहुत बड़ी बाधा दिया है, बल्कि क्या है, एक संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 12वां क्या है? भाषा। आगे देख लेते हैं। विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, या नियमों को जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा कैसे निखरती है? भाषा मतलब क्या है? तो भाषा क्या है? भाषा भी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 13वां देख लेते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन ए है, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन बी है, कोरी स्लेट होते हैं। ऑप्शन सी है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं और भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण देखिए, अगर बच्चा 1 से 5वीं तक का है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो क्या आइए ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर दें। क्या कोरी स्लेट है बच्चा? जब बच्चा पैदा होता है उस समय कोरी स्लेट होता है। जब विद्यालय आने लगे तो बच्चे में बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, तो वो कोरी स्लेट तो बिल्कुल नहीं है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। भाई समुचित भाषा का उपयोग तो करता ही, तभी तो विद्यालय आ रहा है, बोलना सीखा है तभी तो विद्यालय आ रहा है। अब देखिए, भाषा के चार कौशल कौन? LSR क्या होते हैं? लिखना होता है, पढ़ना होता है, सुनना होता है, बोलना होता है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। एक बार और बताती हूँ, इसको याद रख लीजिए। पूछता है भाषा के चारों स्किल कौन कौन से हैं? LSRW से लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। जिस पर क्या बच्चा 1 से 5 तक का बच्चा इन चारों कौशलों पर अधिकार बिल्कुल भी नहीं रख सकता है। ठीक है, बल्कि विद्यालय आने से पहला बच्चा जो है अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है, सीख के आता है अपना बच्चा, अपनी फोकल लैंग्वेज सीखा रहता है वो। 14वां प्रश्न देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कौन सा सही नहीं पूछा है? क्या पूछा आपसे? नहीं पूछा है। इनके 3 सही हैं, एक ही गलत है आपका। तो देखते हैं कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। ऑप्शन बी है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। क्या भाषा अधिगम करते समय आप अनुवाद ट्रांसलेट नहीं करते हो? करते हो। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण। ये भी एक टर्म आप याद रख लीजिए। भाषा अर्जन स्वाभाविक है, सहज है, लेकिन अधिगम लर्निंग क्या है? प्रयासपूर्ण है। भाई प्रयास कर रहे हो तभी तो आप सीख रहे हो, बस अपने से ही देख लो। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन है, ये अर्जुन नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल है। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी नहीं है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, जबकि लिया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्य का प्रयोग करती है मंदिरा। आगे मंदिरा क्या करे देखते हैं। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, जैसे कि मैं थक गई। ठीक है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकते, या मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मंदिरा कह रही है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। भाई उसने किसका प्रयोग किया? देखिए, मैं थक गई, सर्वनाम का भी प्रयोग किया उसने, लिंग का गई यानी कि अपने अनुसार उसने लिंग, मैं थक गया नहीं बोली, थक गई बोली, यानी कि लिंग की भी उसे समझ है, सर्वनाम की भी उसे समझ है, आम उसको संज्ञा की भी समझ है, वचन की भी समझ है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब डेली आपको CDP की CDP की क्लास भी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी। CDP हिंदी और EVS, ये 3 क्लासेज आपको डेली मिलेंगी, एक सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट के लिए ये क्लास जो है, ये इतनी क्लासेस सीटेट 2024 के लिए आपको डेली प्रोवाइड होंगी। और साथ ही साथ आपको बहुत ही जल्द
मैथ्स की पैडागोजी आपको करवा दी जाएगी। ज़्यादा नहीं बल्कि 2-4 क्लासेस में मैं पूरा, क्योंकि मैं जल्दी उसको कवर करवाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे मैथ पैडागोजी में ज़्यादा फंसते हैं। तो मैं प्रयास तो कर रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा दूँ, लेकिन मैथ पैडागोजी ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कहीं से भी कोई नंबर कम हो। पास तो आप सबको होना है, बट आप हाई स्कोर करो, नंबर ज़्यादा लाओ, ठीक है। इसलिए आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अभी ईवीएस की भी क्लास थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।